तो हम लोग देख रहे थे गुप्त साम्राज्य। तो कल हमने सारे जो शासक थे, जो रूलर थे, वो सारे देख लिए। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य के समय उनका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कैसा था। आइए, तो देखिए, गुप्त से पहले था मौर्य। गुप्त से पहले है आपका मौर्य, और बीच में आपका गुप्ता पीरियड, और फिर मेडिवल पीरियड जब आता है मध्यकालीन, तो शुरू होता है फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था, है ना। मेडिवल में कौन सी शुरू हो जाएगी आपकी? अभी सामंती व्यवस्था। तो ये यानी ट्रांजिशन फेज है। यहां पर आपको मौर्यन के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन वो भी दिखाई देगा, और जो मेडिवल पीरियड में आने वाला है आपका फ्यूडल सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। और क्योंकि गुप्ता पीरियड कितने समय से कितने समय तक था? ठीक है। तो लगभग इस ड्यूरेशन का फर्स्ट हाफ ऐसा होगा जहां पर डेवलपमेंट अच्छा दिखाई देगा, और जो सेकेंड हाफ होगा, स्पेशली आपका जब कुमार गुप्त के बाद, वो सेकेंड हाफ में डिक्लाइन दिखाई देगा। और उसी सेकेंड हाफ में फ्यूडल सिस्टम शुरू होने वाला है। तो अभी आपको यही नहीं पता है कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। कोई बता सकता है सामंती व्यवस्था क्या है और कैसे विकसित हुई? पढ़ा है ना, एनसीईआरटी तो मैंने बताई ना आप लोग को पढ़ने के लिए, उसमें दिया। और मैंने उस दिन बताया भी था कुषाण के समय। हम्म वो तो ये थे आपके गुप्त, है ना। तो सामंत में और मंत्रियों में अंतर क्या है? वही चीज देखिए, शुरुआत होती है, जो पहले होता था किसी भी जो उनके छोटे छोटे प्रोविंस होते थे वहां पर वो गवर्नर बनाते थे, और गवर्नर होते थे प्रिंसेस, जो राजकुमार होते थे वो होते थे। तो इस तरह से उनका, लेकिन अब वहां पर किसी और को बैठाया, और साथ ही साथ ये बोल दिया कि अब वो लैंड डोनेशन आपका है, वहां का टैक्स भी आप लेंगे, और धीरे धीरे वो राइट्स भी उनको मिल जाएंगे, तो वही सामंत कहलाने लगते हैं। ये चीज है। तो इससे क्या होता है कि राजा क्या कहता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, आपकी सैलरी क्या करना है? रायबरेली की जिला अधिकारी को पोस्टेड किया गया, बोला कि यहाँ का टैक्स कलेक्शन करिए आप, और अपनी सैलरी लेकर उसके बाद बाकी का कहाँ पे जमा कर दीजिए। ये है फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था। और इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ जाएगा आगे चल के। तो उसका शुरुआत यहां होते हुए हम देखेंगे गुप्ता पीरियड में। क्यों? राजा क्या करेगा कि साम्राज्य बड़ा है ही है, अब वो क्षेत्र देगा। जैसे रायबरेली के जिलाधिकारी को जिलाधिकारी बना के भेजेंगे, उनको सैलरी नहीं देंगे, कहेंगे आप रायबरेली से टैक्स कलेक्शन करिए, और उसमें से अपना खर्चा निकालने के बाद बाकी कहां जमा कर दीजिए? सरकारी खजाने में। तो अब टैक्स एक जैसा नहीं रहा, अभी तो जीएसटी का पूरे भारत में एक जैसा है। फिर रायबरेली का जिलाधिकारी तय करेगा कि यहां से जीएसटी कितनी लेनी है। तो एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा कि नहीं शुरू होगा? और राइट्स मिल जाएंगे। शिकायत अगर होनी है जिलाधिकारी के खिलाफ तो उन्हीं के कोर्ट में जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कहां से होगा? तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़े लेवल पे होगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य भी व्यापार कर सकते हैं, आसानी से चले जाएंगे। जब सामंती व्यवस्था आएगी तो मान लो आपस में दो सामंतों की नहीं बन रही, तो अब इधर का व्यापारी उधर नहीं जा सकता, तो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। ये सारी चीजें सेकेंड हाफ में हमें दिखाई देंगी। यानी कि जो गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन हम देखने जा रहे हैं पूरा का पूरा, इसमें दोनों लक्षण मिलेंगे। मौर्यों के समय हाईली सेंट्रलाइजेशन था, अत्यधिक केंद्रीकरण। इनके समय था अत्यधिक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। और मेडिवल पीरियड होगा तो उसमें फ्यूडल सिस्टम दिखाई नहीं, हाईली डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों के बीच का हम यहां पर देखने जा रहे हैं। और सामंती व्यवस्था आने का कारण क्या है कि गुप्त साम्राज्य के समय जो वर्ण व्यवस्था में संकट आया था, जो मैंने पीछे बताया है कि वैश्य और शूद्र आपस में विवाह करने लगे,
तो उससे जो वर्ण संकर प्रजाति पैदा होगी तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था इस बच्चे को क्या वर्ण दिया जाए। तो होता है चलो ठीक है पिताजी का दे दिया जाए, लेकिन ये संकट जब आया तो ब्राह्मण्स को भूमि अनुदान या गांव अनुदान में दिए जाने लगे, और वो भूमि कहलाई अग्रहरि भूमि, और वो ब्राह्मण्स कहलाए अग्रहरि ब्राह्मण्स। और फिर उनको धीरे धीरे वहां राइट्स दे दिए गए कि अब यहां पर आपको वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करना है। और मैंने आपको बताया कि गुप्त साम्राज्य के समय जो ब्राह्मणिज्म था, जो ब्राह्मण धर्म था, वो पीक पर पहुंचा था। यानी मौर्यंस के समय बौद्ध धर्म की वजह से क्या हुआ था, डिक्लाइन करने लगा था। तो यहां एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, और इतना एक्सट्रीम पे पहुंचेगा कि अब जो आपके कार्य होंगे या बिजनेस होगा उसको उनकी जातियां बना दिया जाएगा। अभी जातियों का उदय धीरे धीरे यहां पे शुरू हुआ। वर्ण व्यवस्था से जो जाति व्यवस्था आई है वो सबसे ज्यादा यहां पर आई, ये याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्यता नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र होता था वो क्या है, पैर दबा रहा है, तो अस्पृश्यता कहां रह गई। सेवा कर रहा है ना, वो आपके कपड़े धुल रहा है, वो आपके पैर दबा रहा है, आपके घर का काम कर रहा है, आपकी खेती का काम कर रहा है, तो अनटचेबिलिटी कहां रही। अनटचेबिलिटी यहां शुरू होगी, क्योंकि यहां पर अब जातियों का उदय होने वाला है, कास्ट सिस्टम डेवलप होगा, और वो जातियां किस आधार पर, जो बिजनेस होगा, जो कार्य वो कर रहे होंगे उसी को उनकी जाति बना दिया जाएगा। यानी कोई एक क्लास है, वो अकाउंटिंग का काम सीख लिया तो उसको कायस्थ बोला जाएगा, कायस्थ क्लास, और आगे चल के वो कायस्थ जाति बन जाएगा। एक वर्ग है शूद्रों में जो कपड़े धुल रहा है, तो अभी वो शूद्र ही है, बाद में उसको बोला गया आप धोबी हैं, और धोबी फिर उनकी जाति बना दी जाएगी कार्य के आधार पर। और सबसे ज्यादा इसीलिए जातियां आप देखेंगे तो शूद्रों में मिलती। आप अपर क्लास में चले जाएंगे तो जातियां उतनी ज्यादा नहीं है। आप ब्राह्मण्स में देखेंगे तो क्या है, सरयुप्रार, मतलब चतुर्वेदी, त्रिवेदी, है ना, इससे ज्यादा जातियां दिखाई देती। उसमें क्लासिफिकेशन की बात करें, जातियां तो वो भी नहीं है ना। ब्राह्मण्स अपने आप में एक खुद ही जाति हो गई, हुआ कि नहीं हुआ, कि हम ब्राह्मण जाति के हैं, हम क्षत्रिय हैं। लेकिन शूद्रों में चले जाइए, है ना, हम अलग अलग जातियां, कम से कम 78 से ज्यादा आपको कास्ट मिलेंगी। वजह क्या है, सेवा का अधिकार या वर्क करने का जो राइट्स है, या कह सकते हैं जो थोपा गया था किसको, शूद्रों को। तो वो जो कार्य कर रहे थे वही उनकी जातियां बना दी गई। जो चमड़े का कार्य कर रहा है वो उसकी जाति हो गई, जो सफाई का कार्य कर रहा है वो उसकी जाति हो गई। तो जातियों का बहुत बड़े लेवल पर यहाँ उदय दिखाई देगा ये। और इसी समय मैंने बताया था ऑर्थोडॉक्स जो ब्राह्मण धर्म था, जिसमें कि जो वेद पढ़ते थे सिर्फ उन्हीं को मोक्ष का अधिकार था। अब यहाँ भागवत धर्म बहुत तेजी से फैलेगा, जिसमें अब आप सिर्फ भगवान की भक्ति करिए, वेद नहीं पढ़ने की जरूरत, और आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष। तो रामायण का फाइनल कंपाइलेशन यहीं पे होगा, महाभारत का फाइनल कंपाइलेशन यहीं पे होगा, मनुस्मृति, जितनी स्मृतियां हैं, जो लॉ बुक्स हैं, वो फाइनल कंपाइलेशन यहां पर होगा, ये याद रखिएगा। उसी को हमें यहाँ पे देखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, इस समय की सोसाइटी देखेंगे, इस समय का रिलीजन देखेंगे, क्योंकि पिछला यूपीएससी का पेपर उठाइए, उन्होंने ऋग वैदिक से लेटर वैदिक आपका जो है पूछा है कि सोसाइटी और उसमें क्या चेंजेस आया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसीलिए हर उसमें हमें अब उस समय की सोसाइटी और रिलीजन को पढ़ना है, याद रखिए। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, प्रशासन से। आइए, तो सामंती व्यवस्था शुरू होने का कारण है लैंड डोनेशन, भूमि अनुदान। और भूमि अनुदान दो चीजों के लिए दिया जा रहा है। एक तो दिया जा रहा है वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, है ना। ब्राह्मण्स को किस लिए दिया जा रहा है, ताकि वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करें। और इस समय इसीलिए भागवत कथाएं बनाई जाएंगी, उसमें अवतारवाद की संकल्पना लाकर बताया जाएगा, और पाप पुण्य बताया जाएगा कि ये अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप पापी हैं। जैसे कहा जाता ना कि आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं तो पापी हैं। तो शूद्रों के द्वारा जो वैश्य का काम किया जाएगा, तो बोलेंगे कि अगर आप शूद्र वाला काम नहीं करेंगे तो आप पापी बनेंगे और भगवान आपको सजा देंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी ब्रांच है भागवत धर्म, वो देख रही कि सब लोग किधर जा रहे हैं, बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। तो वो क्या कर रही है, मोक्ष के मार्ग को सरल बना रहे हैं। और भगवत गीता में क्या दिखाया गया कि एक चांडाल भी भक्ति भाव से अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे मुक्ति या मोक्ष प्रदान करूंगा, श्री कृष्ण कह रहे हैं।
तो सारा फाइनल कंपाइलेशन यहां पर हो रहा है। तो सामंती व्यवस्था क्यों शुरू हुई? लैंड डोनेशन। और लैंड डोनेशन दो चीजों पे दिया गया। एक तो जो वर्णा क्राइसिस, जो वर्ण व्यवस्था में संकट आया, उसके लिए ब्राह्मण्स को दिया गया। और दूसरा, जो उनके अधिकारी थे, उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे थे, तो क्या किया उन्होंने कि आप वहीं से टैक्स कलेक्शन करिए। तो दूसरा अधिकारी, इसकी वजह से सामंती व्यवस्था आई। और इसीलिए इसके बाद आपको ब्राह्मण्स अमीर दिखेंगे। पहले ब्राह्मण्स अमीर नहीं होते थे, वो भिक्षा मांग के ही सारा काम करते थे। आप सुदामा को देख लीजिए, है ना। ब्राह्मण्स कैसे होते थे? ब्राह्मण्स के पास पावर और सारी चीजें, और यहीं पर दिखाया जाएगा कि शस्त्र उठाना ब्राह्मण्स के लिए अब क्या हो जाएगा, एक अच्छी बात होगी। और परशुराम दिखाया गया ना, क्षत्रियों का ही नाश कर दिया। तो ये एक, है ना, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी बनाई गई कि अब ब्राह्मण्स के द्वारा शस्त्र उठाना जो है लीगल है या सही है ना, जो न्याय विरुद्ध नहीं है। ये चीज यहां पे शुरू हो रही है। तो इसीलिए साथ में माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी बनाई जा रही है साथ ही साथ। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, ये है, ठीक है। और जब लैंड डोनेशन दिया जाएगा तो अब धीरे धीरे उस पर जो कंट्रोल है या नियंत्रण है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कम होने लगेगा, ठीक है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, कंट्रोल या नियंत्रण धीरे धीरे कम होना शुरू। तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी कि लैंड डोनेशन किया गया है?